हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एबीज वर्ग के पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, फ्लाइट एंड एडेप्टेशन ऑन बर्ड्स। पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, पक्षियों में उड़न अनुकूलन मुख्य रूप से पक्षियों में जो उड़न अनुकूलन देखे जाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य अनुकूलन और दूसरा होता है आंतरिक अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन देखते हैं बाह्य अनुकूलन के बारे में। प्रिय छात्रों, पक्षियों में बाह्य अनुकूलन एक्सटर्नल एडेप्टेशन कई प्रकार के होते हैं जिनको हम देखते हैं। बाह्य अनुकूलन देखते हैं उनकी शारीरिक रूपरेखा कैसी होती है, पिच्चों की उपस्थिति कैसी होती है, पक्षियों के अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण हो जाता है, पूंछ एवं पुच्छ की उपस्थिति कैसी होती है, चोंच और लोचदार ग्रीवा हो जाती है, द्विपाद चलन हो जाता है, पक्षी साधन का पाया जाता है। इन सभी के बारे में अपन देखते हैं। बाह्य अनुकूलन, पक्षियों में बाह्य शरीर के सभी भागों में उड्डयन अनुकूलन स्पष्टता से पाए जाते हैं। पहला है शारीरिक रूपरेखा। पहला कौन सा है इसमें? शारीरिक रूपरेखा। शारीरिक रूपरेखा। अब शारीरिक रूपरेखा के बारे में देखते हैं। पक्षियों को उड़ते समय हवा चीर कर आगे बढ़ना पड़ता है। हवा द्वारा उत्पन्न अवरोधता का सामना करना पड़ता है। इसलिए पक्षियों का जो शरीर है वह शोभाई हो जाता है और तुर्क रूपी आकृति में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उड़ने में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इस प्रकार पक्षियों के शरीर की आकृति उड़ने के लिए विशेष प्रकार की हो जाती है। आकृति कैसी हो जाती है? शोभाई और तुर्क रूपी हो जाने के कारण वह आसानी से हवा में उड़ सकती है। पिच्चों की उपस्थिति देखते हैं। दूसरा देखते हैं पिच्चों की उपस्थिति। पिच्चों की उपस्थिति, पिच्च कैसी, जो पिच्च होते हैं उनकी उपस्थिति कैसे अनुकूलन होती है। पिच्चों का पाया जाना पक्षियों की एक विशेषता होती है। प्राणी जगत के किसी अन्य समूह जंतुओं में पिच्च नहीं पाए जाते, केवल पक्षी वर्ग में ही पिच्च पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पक्षियाँ उड़ने के लिए, जो कि पक्षियों को उड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ये शरीर के ऊपर एक अंशवाही आवरण बनाते हैं, जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सहायक होते हैं। पिच्च शरीर को पूर्ण रूप से ढककर एक समतल आवरण बनाते हैं और शरीर को शोभाई स्टर्म लाइन बनाते हैं, आकृति प्रदान करते हैं, जिससे उड़ते समय इनमें घर्षण की क्रिया उत्पन्न नहीं होती और पक्षी आसानी से उड़ने लगते हैं। पिच्च शरीर और पैरों के मध्य की हवा या शरीर की उत्प्लावकता को प्रदान करती है। पिच्च मिलकर एक चौड़ी मजबूत सतह बनाते हैं जो विमान प्रोपेलर के समान कार्य करते हैं। अर्थात पंख और जो पिच्च होते हैं यह मिलकर के एक समतल सतह बनाते हैं, जिसको पक्षी को उड़ने में प्लेन के समान आकृति प्रदान करने में सहायक होते हैं। अग्रपादों का पक्षियों में रूपांतरण, सी भाग देखते हैं। अग्र जो पाद होते हैं, अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण, पंखों में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। सभी पक्षियों में जो पंख होते हैं वह अग्रपादों के क्या होते हैं? रूपांतरण होते हैं। जो पंख
उत्पन्न रूपांतरित हो जाते हैं वह पक्षी को उड़ने में सहायक होते हैं। ये विशेष प्रकार के उड्डयन पेशियों और पिच्छों के द्वारा बने होते हैं। ये पंख शक्तिशाली अंगों से प्रोपलिंग ऑर्गन्स का कार्य करते हैं जो कि उड़ने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इस तरह रूपांतरण अन्य जंतु जगत के जीवों में नहीं पाया जाता, केवल पक्षी वर्ग में ही पाया जाता है। अग्रपादों का किसमें रूपांतरण हो जाता है? पंखों में रूपांतरण हो जाता है। डी देखते हैं, पूंछ एवं पुच्छ का रूपांतरण। पुच्छ का रूपांतरण। चौथा है पुच्छ एवं पुच्छ पिच्छ की उपस्थिति, इसका रूपांतरण बोल सकते हैं, या पुच्छ पिच्छ का पिच्छ की उपस्थिति। अब पूंछ और पुच्छ पिच्छ की उपस्थिति पक्षियों को उड़ने के लिए अति सहायक होती है, क्योंकि यह पीछे से उड़ते समय हवा को काटने का कार्य करती है। पक्षियों में पुच्छ बहुत छोटी पाई जाती है। इस तरह पुच्छ पिच्छों का गुच्छा लगा रहता है। उड़ते समय यह पिच्छ पंखे के समान फैल जाते हैं और पतवार की तरह कार्य करके इन्हें उड़ने में सहायक होता है। जैसे ही पुच्छ होती है वो उड़ते समय फैल जाती है, फैल करके पतवार के समान कार्य करके पक्षियों को उड़ने में अति सहायक हो जाती है। इनकी चोंच, इनमें क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। चोंच एवं ग्रीवा कैसी होती है? लोचदार। कैसी होती है? लोचदार पाई जाती है। सभी पक्षी वर्ग में चोंच पाई जाती है और इनकी जो ग्रीवा होती है वो अति लोचदार पाई जाती है। पक्षियों में अग्रपादों के पक्षियों के रूपांतरित होने के कारण ये भोजन ग्रहण करने में सहायक नहीं कर सकते। यहाँ कार्य चोंच और ग्रीवा पूर्ण कार्य करती है। गर्दन लंबी और लचीली होती है। गर्दन चोंच को भोजन तक पहुँचाने में भी सहायक होती है। चिमटी के समान चोंच भोजन को पकड़कर भोजन ग्रहण करने का कार्य भी करती है। इस प्रकार चोंच और ग्रीवा दोनों ही उड्डयन अनुकूलन में सहायक होते हैं। देखते हैं द्विपादी चलन। द्विपादी चलन अर्थात सभी पक्षी दो पादों पर चलते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और पक्ष पंख जो पाद है वह चलने में सहायक होते हैं। पक्षियों के अग्रपादों को पक्षियों में रूपांतरित के कारण चलने, खड़े होने और उड़ान में उतरते समय शरीर का पूरा भाग पिछली टांगों पर ही वहन करना पड़ता है। ये शरीर के अग्रभाग में स्थित होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। अग्रपाद उड़ने का काम करते हैं। पश्चपाद क्या करते हैं कि जैसे ही उड़कर उतरते हैं तो उनका पूरा भार इन दोनों ही टांगों पर होते हैं, आसानी से चलने में सहायक होती है। पक्षी साधन का पाया जाना। साधन का पाया जाना। पक्षी पेड़ की छाया, पेड़ की शाखा या छड़ या किसी भी दीवार पतली चीज पर बैठने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का साधन पाया जाता है जिसे पक्षी साधन कहा जाता है। यह क्रिया पक्षी साधन के कारण पक्षी की पिछली टांगों की उंगलियों द्वारा किसी टहनी, तार या छड़ को स्वयं ही कसकर पकड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पक्षी साध कहलाती है। आपने देखा होगा प्रिय छात्रों, पक्षी कोई पतली छड़ या धागे या ढाल पर बैठता है तो उसके जो पंजे होते हैं 3 और 1 4 आगे ऑटोमेटिक ही उसको कसकर पकड़ने की क्रिया होती है, उसे पक्षी साध या परचेजिंग कहा जाता है। यह क्रिया पिछली टांगों की जांग पेशियों और उनकी कंडराओं की सहायता से
होता है। पक्षी डाल पर बैठता है, पिछली टांगें झुकती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आसानी से बैठ जाता है, जो भी उड्डयन अनुकूलन के लिए अति आवश्यक होती है। ये सभी अनुकूलन पक्षियों में बाह्य अनुकूलन के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं आंतरिक अनुकूलन में कौन कौन से चेंजेस पाए जाते हैं। अंतः कंकाल में अनुकूलन पहला होता है। आंतरिक अनुकूलन में अंतः कंकाल में अनुकूलन, अंतः कंकाल में अनुकूलन सभी पक्षियों में का अंतः कंकाल उड़ने के अनुकूलन हो जाता है। कंकाल की अस्थियां हल्की और सघन हो जाती है, जिससे पक्षी को उड़ने में सहायक होती है। कुछ अस्थियां वायु कोशों की उपस्थिति के कारण विशेष रूप से हल्की हो जाती है। अस्थियों का एकीकरण के फलस्वरूप इनका अस्थि ढांचा सघन, केंद्रीकृत, अपेक्षाकृत सुदृढ़ हो जाता है और पक्षी को उड़ने के लिए अति आवश्यक होती है। दूसरा देखते हैं कपाल, स्कल। सभी पक्षियों की कपाल की सभी अस्थियां हल्की और संख्या में कम हो जाती है। ये एक दूसरे से संयुक्त होकर के अस्थिर कोश का निर्माण करती है, जिससे पक्षियों को उड़ने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। कपाल में सिर्फ एक क्या पाई जाती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ही पाई जाती है। केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाई जाती है, जिससे उसकी बॉडी का भार कम हो जाता है, कपाल का भार कम हो जाता है। बाहरी जबड़ों एवं दांतों के स्थान पर हल्की क्या चोंच का निर्माण हो जाता है। कपाल उनके स्थान पर दांत नहीं होते और जबड़ा हल्का होता है, उनके स्थान पर क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। पक्षियों के कपाल में नेत्र कोटर बहुत बड़े होते हैं। ये दोनों के मध्य अस्थि की केवल एक पतली क्या पाई जाती है, छड़ पाई जाती है। कशेरुक दंड के बाद तीसरा देखते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड पक्षी वर्ग के सभी पक्षियों में कशेरुक दंड में अनुकूलन पाया जाता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या में अधिक पाई जाती है। इनके मध्य में सैंडल समान संधियां होती है, जिससे ग्रीवा विशेष रूप से लचीली हो जाती है और पक्षी में चोंच द्वारा अपने शरीर के किसी भी भाग को छू सकती है। बक्ष कशेरुक को छोड़कर सभी बक्ष कशेरुकें आपस में समेकित होकर के एक अक्ष बनाती है, जो उड़ते समय पंखों के घात करने के लिए सुदृढ़ आलम्ब प्रदान करती है। पुच्छ कशेरुक आपस में मिलकर के पाइगोस्टाल बनाती है। सभी पुच्छ कशेरुक आपस में मिलकर के एक पाइगोस्टाल का निर्माण करती है और पाइगोस्टाल पुच्छ पंखों को जोड़ने के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। बक्सीय पसलियां और आइसिनेट प्रभृत का पाया जाना। उपांग कंगाल। उपांग कंकाल कुछ पक्षियों में उपांग कंगाल पाया जाता है। अंशमेखला जो कि सुदृढ़ होती है, इनकी दोनों अस्थियां मोटी और मजबूत होती है। ये दोनों अस्थियां 90 डिग्री से कम कोण पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अग्रपाद पक्षों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनमें से 3-3 उंगलियां ही पाई जाती है और समेकित हो जाती है। इस प्रकार पक्षियों में उड्डयन पेशियां भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त क्या पाई जाती है, तीसरे नंबर पर उड्डयन पेशियां भी पाई जाती है। सभी उड़ने वाले जो पक्षी होती है उनमें उड्डयन पेशियां पाई जाती है। पक्षियों की सबसे बड़ी विशेषता उसमें उड़ने की क्षमता का पाया जाना होता है, इसलिए उनमें उड़न पेशियां अत्यधिक विकसित पाई जाती है। पक्षियों में पेशियां के शरीर में कुल भाग का लगभग 1/2 भाग पाई जाती है। पक्षियों के अग्रपाद की गति को नियंत्रित करने वाली पेशियां उड्डयन पेशियां कहलाती हैं। पक्षियों के अग्रपाद की गति को जो नियंत्रित करने वाली जो पेशी होती है उन्हें उड्डयन पेशियां कहते हैं। ये उड्डयन पेशियां
निम्न प्रकार की होती है, अर्थात विशेष रूप से विकसित होती है। कई प्रकार की होती है, देखते हैं। पेक्टोरेलिस मेजर पहली होती है, पेक्टोरेलिस मेजर। दूसरी होती है पेक्टोरेलिस माइनर। पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर और स्केपुलोह्यूमेरल। तीसरी कौन सी होती है? स्केपुलोह्यूमेरल। तीसरी कौन सी होती है? स्केपुलोह्यूमेरल और डेल्टॉइड पेशियां। चौथी कौन सी होती है? डेल्टॉइड पेशियां। ये सभी पेशियां कौन सी होती है? उड़न पेशियां पाई जाती है, जो उड़न पेशियों के फ्लाइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है। उड़न पेशियां के नाम से जानी जाती है, फ्लाइंग। ये सभी पेशियां पक्षियों को उड़ने में सहायक होती है। अंतस्थ पेशियां इसके अतिरिक्त होती है। पांचवी होती है अंतस्थ पेशियां। सभी पेशियां कौन सी होती है? उड्डयनशील पेशियां होती है। उंगलियों की पेशियां छठे नंबर की कौन सी होती है? उंगलियों की पेशियां। ये सभी पेशियां उड्डयनशील पेशियां होती है। ब्रोंकियोरेडियलिस इसके अतिरिक्त होती है ब्रेंकियोरेडियलिस। ये सभी पक्षी उड्डयनशील पेशियां पाई जाती है। थैंक यू।